नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लद्दाख की, खासकर अनुच्छेद 370 हटने के बाद और यूटी बनने के बाद वहाँ क्या चल रहा है, क्या बदला है, इस पर एक नज़र डालेंगे। और इसके लिए हमारे पास हैं पूर्व राजदूत पीस तोवदान का एक काफ़ी गहरा विश्लेषण। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि लद्दाख क्या चाहता है, ये 6वीं अनुसूची की बात क्यों हो रही है, और लद्दाख की जो अपनी खास पहचान है, जो उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसे देश और इतिहास के नजरिए से कैसे देखें। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 370 के हटने की और लद्दाख की यूटी बनने की। स्तोवदान के विश्लेषण में एक दिलचस्प बात यह निकल कर आती है कि 370 उनके मुताबिक लद्दाख ने खुद से नहीं मांगा था, वो तो उस समय के हालात का नतीजा था और धीरे धीरे कमजोर भी हो रहा था। हाँ बिल्कुल। यूटी का दर्जा, हाँ वो जरूर मांगा गया था, वो एक पुरानी मांग थी, लेकिन जिस तरह से ये मिला उसे वो एक शॉर्टकट जैसा मानते हैं। सही। मतलब कि ये शायद राजनीतिक मजबूरियों का नतीजा ज्यादा था, न कि एक पूरी सोची समझी डेवलपमेंट की प्रक्रिया का। हाँ, और यहीं पे सवाल उठता है कि मांग तो पूरी हो गई, फिर भी प्रक्रिया पर सवाल क्यों? स्तोवदान का तर्क साफ है कि ये बदलाव अचानक से हुआ। कोई क्रमिक विकास, जिसे एवोल्यूशन कहते हैं, वैसा नहीं था। और इसके क्या क्या असर होंगे, शायद ये उस वक्त पूरी तरह सोचा नहीं गया। वो हिमाचल प्रदेश का उदाहरण है। देखिए, उसे राज्य बनने में करीब 30 साल लगे, कई पड़ाव आए जिससे वो तैयार हो सका। तो ये जो तेजी थी, इसके अपने जोखिम हो सकते हैं। अच्छा, तो यूटी बनने के बाद ये 6वीं अनुसूची की मांग इतनी तेज कैसे हो गई? स्तोवदान इसे एक भावनात्मक मुद्दा मानते हैं। हाँ, काफी हद तक एक इमोशनल मुद्दा बन गया है। हालांकि उनकी अपनी राय थोड़ी अलग है इस पर। अच्छा। उन्होंने हिमाचल जैसे किसी मॉडल का सुझाव भी दिया था, लेकिन शायद तब उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया और फोकस 6वीं अनुसूची पर ही रहा। वो लद्दाख के लिए ट्राइबल यानी जनजातीय दर्जे की बजाय वो टेरिटोरियल बुद्धिस्ट यानी क्षेत्रीय बौद्ध पहचान के आधार पर थी। टेरिटोरियल बुद्धिस्ट ये क्या है? मतलब ट्राइबल से कैसे अलग है ये? देखिए, उनका मानना है कि ट्राइबल स्टेटस तो एक संवैधानिक व्यवस्था है जो शायद आगे चलकर बदल भी सकती है, लेकिन लद्दाख की जो पहचान है वो सिर्फ आदिवासी होने तक सीमित नहीं है। वो उसकी खास भौगोलिक स्थिति और हजारों साल पुरानी जो बौद्ध संस्कृति है उससे कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ी है, और ये एक ज्यादा स्थायी, ज्यादा अनूठी बुनियाद हो सकती है विशेष दर्जे के लिए। ये वाकई दिलचस्प है। और इतिहास की बात निकली है तो मुझे ये बात भी काफी चौंकाने वाली लगी कि स्तोवदान लद्दाख की अहमियत बताने के लिए 1820 के दशक के एक अंग्रेज का जिक्र करते हैं, विलियम मूरक्राफ्ट। लद्दाख को सभ्यताओं का चौराहा कहा था। चीन, भारत, मध्य एशिया सब मिलते थे वहां, और पश्मीना व्यापार के कारण इसे ग्रेट गेम का सेंटर भी बताया था। तो इसका आज क्या मतलब है? मतलब ये है स्तोवदान के अनुसार कि शायद भारत ने लद्दाख की इस ऐतिहासिक और रणनीतिक गहराई को कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। मूरक्राफ्ट ने तभी देख लिया था कि लद्दाख कितना महत्वपूर्ण है, सिल्क रूट का हिस्सा था, पश्मीना सोने जैसा था, कि लद्दाख को सिर्फ मजहबी नजरिए से नहीं बल्कि इस ऐतिहासिक और भू राजनीतिक चेतना के साथ देखने की जरूरत है हमें। सही है। और संस्कृति की बात भी वो बड़े अलग ढंग से करते हैं, मतलब सिर्फ नाच गाना या म्यूजियम की चीज नहीं मानते संस्कृति को। बिल्कुल नहीं, वो इसे एक आर्थिक ताकत, एक इकोनॉमिक एसेट के रूप में लद्दाख की संस्कृति को उसकी अर्थव्यवस्था से, उसकी जीडीपी से जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा, जैसे थाईलैंड है या चीन है, वो कैसे बौद्ध धर्म का इस्तेमाल पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो सोचने वाली बात है कि क्या लद्दाख की अपनी चीजें जैसे गैलुम केसर, महाकाव्य है या दूसरी मौखिक परंपराएं हैं, स्थानीय कलाएं हैं, क्या वो सिर्फ प्रदर्शन के लिए है या उन्हें भी एक आर्थिक मॉडल में बदला जा सकता है? वो बाहरी नकल से, जैसे बॉलीवुड वगैरह की नकल से, अपनी असल पहचान खोने के खतरे पर भी आगाह करती हैं। उनका जोर है कि अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानो और उसे आर्थिक अवसर में बदलो। और अभी हाल में जो डोमिसाइल अधिसूचना आई थी उस पे स्तोवदान का क्या कहना है? स्थानीय प्रतिक्रिया तो मिली जुली थी शायद। हाँ, उस पे उनका नजरिया ये है कि स्थानीय लोग चाहे जो भी सोचें, ये सरकार की तरफ से लद्दाख को बाकी भारत के साथ जोड़ने की कोशिश है। तो आखिर में स्तोवदान का मुख्य संदेश क्या है? आगे का रास्ता क्या हो सकता है लद्दाख के लिए? देश यही लगता है कि लद्दाख को अपनी किसी भी मांग के लिए, चाहे वो राज्य का दर्जा हो या 6वीं अनुसूची, सिर्फ भावनात्मक नारों
या विरोध पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जरूरत है एक तर्कसंगत, एक वैज्ञानिक और पूरी तरह से सोचे समझे रास्ते की। मतलब कि कोई भी मांग रखने से पहले राष्ट्रीय कानून क्या कहता है, संवैधानिक सीमाएं क्या हैं, जमीनी हकीकत क्या है, इन सब का गहरा अध्ययन बहुत जरूरी है। एक मजबूत तथ्यों पर आधारित फ्रेमवर्क तैयार करना होगा, तभी बात आगे बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर पीस तोपदान का जो विश्लेषण है उससे लद्दाख की तस्वीर काफी जटिल नजर आ रही है। एक तरफ स्थानीय उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, हाँ। दूसरी तरफ राष्ट्रीय एकता का दबाव है, अपनी खास पहचान बचाने की एक जद्दोजहद भी है, और साथ ही वो गहरी रणनीतिक अहमियत। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि आखिर लद्दाख अपनी अनूठी पहचान और अपनी जो भू राजनीतिक स्थिति है उसको बनाए रखते हुए भावनात्मक मांगों से थोड़ा ऊपर उठकर देश के संवैधानिक और आर्थिक ढांचे में अपनी सही जगह कैसे बना सकता है। लगता तो यही है कि भविष्य का रास्ता जो है वो तर्क, शोध और समझदारी भरे कदमों से ही निकलेगा।